नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तन्वी और मेरे साथ आज खास मेहमान हैं मेरे डॉक्टर ऋषिपाल, फसलों के कीट एवं रोग विशेषज्ञ और एसोसिएट प्रोफेसर MIT कॉलेज मेरठ। सर जो है 20 से 25 सालों से किसानों के साथ निजी तौर पर जुड़े हुए हैं, उन्हें फसलों के बारे में जानकारी देते रहते हैं और कीट से कैसे अपने फसलों को बचाया जाए, कैसे बहुत सारा फायदा कमाया जाए, वो सब कुछ बातें सर किसानों तक पहुंचाते रहते हैं निजी तौर पर। इसी के साथ साथ 30 से 35 पेपर जो है वो स्कूपर्स जनरल में उनके प्रकाशित हो चुके हैं और इसी के साथ हिंदी और इंग्लिश के आर्टिकल्स भी 200 से ज़्यादा आर्टिकल्स मैगजीन्स में भी प्रकाशित हो चुके हैं। तो आज सर हमारे साथ हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने पॉडकास्ट में। और सर जैसे कि शुरुआत कहीं से होती है, तो सबसे पहले मैं शुरू से शुरुआत करना चाहूँगी। आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में मैं जानना चाहूँगी, आपकी पढ़ाई आपने कहाँ से की, और जैसे कि आप अभी भी खेती करते हैं अपने मुजफ्फरनगर में, तो उसी के बारे में मैं जानना चाहूँगी। कैसे आपका रुझान रहा, आपका पारिवारिक जीवन क्या रहा, सब कुछ मैं जानना चाहूँगी। देखिए मेरा बड़ा वो रहा, मतलब अच्छा रहा। मेरा जो गांव है बसेड़ा गांव पड़ता है और ये टाउन है जिसका आबादी मतलब ये जिसका एरिया 52,000 इसका वो मतलब ये बीघे है। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, फिर उसके बाद में भोपे में हुई, फिर मुजफ्फरनगर में। मैंने फिर BSc करके फिर मैं नौकरी करने चला गया पन्नगर में। पन्नगर से फिर आकर मैं यहाँ पर जो सरदार वल्लभ भाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी, यहाँ पर भी नौकरी की और यहाँ से मैंने फिर MSc की और एग्रीकल्चर से फिर एंटोमोलॉजी, फिर मैंने PhD कानपुर यूनिवर्सिटी से की, चंद्रशेखर आज़ाद से। इसके बाद मेरा जो किसानों से जुड़ा और मैं अपनी भी मेरे 50-60 बीघे खेती है उसको भी करता रहता हूँ। जबकि जो आप देख रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश, ज़्यादातर गन्ने का क्षेत्र, जो बहुत सारी फसलें यहाँ पर सब अच्छे उगाई जाती है। यहाँ की ज़मीन बड़ी उर्वरक ज़मीन है जिसमें सभी तरह की फसलें हम यहाँ पर अच्छे से ले सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल में मैं 20-25 साल नौकरी की यहाँ पर। मेरा जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला जो आज देखा जा रहा है, जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग उगा रहे बिना कीट और बीमारियों को जो प्रबंध करने के लिए हम बिना पेस्टिसाइड के उनको जो जैविक हमारे प्रतिनिधि हैं, जैसे आपके पैरासिटोइड हैं, आपके पैथोजेंस हैं, उनसे हम बीमारियां और कीटों को रोकते हैं। तो सर आज मैं आपसे सरसों की फसल के बारे में जानना चाहूँगी। सरसों और तोरिया भारत में खास तेल वाली फसलें हैं और उत्पादन और क्षेत्रफल की नज़र से दूसरे नंबर पर हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी सरसों की फसल के बारे में और उनमें लगने वाले कीट और बीमारियों के बारे में। देखिए सरसों की जो फसल है, सरसों में जो हम पिछले उसका देख रहे हैं उत्पादन 95.2 लाख हेक्टेयर में इसका क्षेत्रफल में बोई गई और 115.2 लाख टन इसका उत्पादन हुआ। और इसका जो हेक्टेयर के हिसाब से हम देखें प्रति हेक्टर 1560 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के। और इसका जो हम पूरा जो देखें मतलब ये 1 हेक्टेयर में उत्पादन 25 से 30 कुंटल। लेकिन जो हम ये देख रहे हैं उत्पादन की दृष्टि से ये बहुत कम है, क्योंकि अगर हम इसमें सही मिट्टी का चयन करें, सही प्रजाति का चयन करें और इसमें जो हमारे कीट एवं रोग, सबसे ज़्यादा हमारे कीट और रोग कम से कम 15% हमसे इसका उत्पादन कम हो जाता है। तो अगर हम इन सब का प्रबंध करें तो हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दूसरा, सरसों एक ऐसी फसल है जो हम कम समय में लागत से अधिक उत्पादन, अधिक पैसा हम कमाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हम 120 और 22 दिन में कम पानी की आवश्यकता होगी तो हम इसको जल्दी उसमें अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो इसी इसमें जो हमारा जो इसमें सरसों आप देख रहे हैं जो इसका तेल खाने के लिए यूज होता है और इसमें कम से कम 40 से 42% के करीब आसपास इसमें तेल निकल जाता है। बाकी तेल से हम लुब्रिकेट साबुन बनाते हैं और अच्छा सबसे जो हम तेल के बाद में जो खली निकलती है वो हमारे पशुओं के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही मतलब फेवरेबल है। तो हम उसको देखते हुए अगर हम उत्पादन हमें जो हम बता रहे हैं पिछले जो दशक में आया वो बहुत कम है। अगर हम सही उत्पादन लें, अधिक उत्पादन लें, हमें तो कुछ चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा शुरू से ही। जब हम इसकी बुआई करते हैं, बुआई से लेकर कटाई तक जो भी हम वो करेंगे, अगर हम सही उससे करें तो हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं।
तो इसमें जैसे मैंने बताया क्या करो, अच्छी भूमि का चयन करें, खाद डालें सही, और इसमें पानी की भी कम आवश्यकता होगी। मेन है आपका बीमारी और कीटों से अगर हम रोक देंगे तो हम 15 से 20% अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो सर जैसे आपने बताया कि एक कम लागत में और कम समय में ये ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुंचाती है सरसों की फसल, लेकिन आपने साथ में ये भी बताया कि इसमें जो है 15% तक जो है कमी आ जाती है कीट अगर लग जाते हैं और बीमारी अगर आ जाती है। तो सरसों की फसल में कीट और बीमारी कौन कौन सी हैं जो सरसों की फसल में लग जाती है? हाँ, देखिए इनका बड़ा महत्व है इसमें फसल के लिए। जैसे इसमें कीट का आपका महू एफिड, दूसरा पेंटिड बग, तीसरा लीप माइनर, चौथा इसमें जो आपका बिहार हेयर कैटरपिलर, ये और तो आपके कीट हो गए। दूसरे जो मुख्य मुख्य बीमारी जैसे काला धब्बा पर चपकी, आपका व्हाइट रस्ट, सफेद रतवा, सफेद चून, डाउनी मिल्डी, ये सब इसमें कीट एवं रोग बीमारियां लगती हैं। तो सर आपने बताया कि माऊ और चेपा आपने जिक्र किया, ये एक कीट है जो कि सरसों की फसल में लग जाता है, तो ये कैसे नुकसान करता है? हाँ, देखिए जो हमारी सरसों की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान ये महू चेपा, जिसको हम चेपा के नाम से भी बोलते हैं और एफिड भी कहते हैं, ये सबसे ज्यादा नुकसान करता है। ये पूरे मतलब ये आपके हर पार्ट पर इसका प्रकोप होता है और ये बहुत ही कम समय में मतलब ये अनिश्चित मतलब प्रजनन होता है इसमें, और थोड़ी सी इसके समूह में रहता है। ये पत्ती, उसका तने और उसका फूल और फली सबका रस चूस देता है। रस चूसने से क्या होगा, ना तो फली में दाने बनेंगे, अगर दाने बन भी गए उसके बाद में अगर लगता तो उससे भी रस चूस लेगा, उसमें भी दाने नहीं बनेंगे। दूसरा इसकी जो पत्ती, इसको जब ये चूसेगा तो क्या होगा, वो क्रिंकल हो जाएगी, मुड़ जाएगी और वो पूरी वो हो जाएगी। और इसमें क्या है, जो फिर जो द्रव निकलता है, जो इसमें इस एक्रीटन निकालेगा, उससे क्या होता है, फंगस ग्रो हो जाता है, काला हो जाएगा धब्बा, उस पर पूरी पत्ती काली पड़ जाएगी। तो ये बहुत ही नुकसान करता है। इसके हम जो रोकथाम के लिए सबसे पहले हम जो सबसे अच्छा तरीका है इसका, हम खेत में पीले ट्रैप लगा दें। पीले ट्रैप पे क्या होगा, जो ये पीले की तरफ आकर्षित होगा उस पर आकर चिपक जाएगा। दूसरा, हम जो इसमें बाइजेंट्स जैसे प्रीडेटर्स हैं, क्राइसोपल्ला कार्निया, कोक्सिनेना, सिरपिड फ्लाई, उसका हम रियरिंग कर अगर खेत में छोड़ दे तो हमारा महू का ज़्यादातर हमारा नुकसान रुकने से रुक जाएगा। क्योंकि हम पेस्टिसाइड तो यूज करते हैं, पेस्टिसाइड हम उस टाइम पर जो अभी हम रासायनिक कम इस्तेमाल करेंगे जब इसमें फ्लावरिंग फूल आते हैं। क्योंकि जो महू ज़्यादातर जो प्रकोप उसका होता है फूल के स्थिति में, फूल पर अगर महू लग गया तो पूरा उससे रस चूस लेता है और पूरे पत्ती या उसका रस, उसका वो मतलब ये फूल नीचे गिर जाते हैं। तो इसके दूसरा, हमें पेस्टिसाइड कम क्यों करना है, क्योंकि जो हमारी सरसों की फसल है ये क्रॉस पोलिनेटेड है और उस टाइम पर इसका उत्पादन में बहुत वो पड़ता है इफेक्ट। क्योंकि जो क्रॉस पोलिनेटेड उसमें है आपकी जो मधुमक्खी, उससे पोलन इसको वो होता है, निषेचन होता है उससे। अगर हम उस टाइम पर कोई पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारी फसल को मधुमक्खी वो मर जाएंगी, तो हमारा क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो पाएगा और इसका सीधा उत्पादन पर इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इसके क्राइसोपल्ला कार्निया, इसके हम अंडे या लार्वे खेत में छोड़े। दूसरा, कोक्सिनेला बीटिल होती है, वो भी उसके भी गर्भ्स और व्यक्स दोनों ही इसको एफिड को फीड करते हैं। तीसरा, जो हमारा सिरपिड फ्लाई, एक सिरपिड फ्लाई होती है, वो भी प्रीडेटर है, बहुत तेजी से उसको करते हैं। अगर इन सब के बाद भी हमारा अगर मतलब ये एफिड पर कंट्रोल नहीं होता, फिर हम सिस्टमिक कोई ऐसी दवाई डालेंगे, सिस्टमिक जैसे आपका डाइमिथियोट होगी, आपका इमिडाक्लोरोपिड, इन सब का स्प्रे करेंगे तो हमारा 100% तक इसका जो रिजल्ट आ जाएगा और हमारे इसकी जो एफिड की रोकथाम रुक जाएगी। तो सर ये तो बात हो गई चेपा की। हाँ। और अब मैं बात करना चाहूंगी लीफ माइनर मटर और आरा मक्खी कैसे नुकसान पहुंचाती है सरसों की फसल को और उसको कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं? देखिए, मटर लीफ माइनर ये क्या का
पत्ती निकलने के टाइम से ही शुरू हो जाता है, और पत्ती के अंदर ये क्या होता है, सुरंग सी बना देता है, और आप देखेंगे पत्तियां सफेद सी दिखाई देंगी, उसमें जो सुरंग ना अलग से दिखाई देंगे। अगर हम उनको सुरंग उसको काट के माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसके अंदर से हमारा कीड़ा मिलेगा लाल कलर का। तो इसका भी पत्ती जब पर्णहती हो जाएगी तो उस फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, और उसका सीधा इफेक्ट कहाँ पर, उत्पादन पर पड़ेगा। तो इसका रोकना भी हमारे लिए जरूरी है। तो इसके लिए हम भी कोई सिस्टमिक दवाई, जैसे हम डाइमिथियोट या इमिडाक्लोरोपिड 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर हम स्प्रे करेंगे तो लीफ माइनर का हम वो कर लेंगे। दूसरा हमारा जो आपका पेंटिड बग की मादा क्या होती है, जो पत्ती के अंदर उसकी जो सिराओं में अंडे दे देती है, और अंडे देने के बाद में फिर से जब ग्रब्स निकलते हैं तो क्या होता है, दोनों ही अवस्था इसकी, ग्रब्स और वैक्स दोनों ही पत्ती का और फूल का, पौधे का पूरे का रस चूस देते हैं, जिससे क्या होता है, पत्ती चूसने से सूख कर गिर जाती है, और जिससे हमारा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए हम जो हमारा जो प्रबंधन है, हम इसके लिए कोई, जैसे इस पे क्लोरोपाइरोफॉस 20 EC का 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से, इमेक्टिन बेंजियोट, और इनका अगर हम स्प्रे करेंगे तो काफी हद तक हम इसका प्रबंध कर सकते हैं। सर ये तो बात हो गई लीफ माइनर मटर और पेंटेड बग की बात। अब है बिहार की रोएदार सूंडी, ये हाँ। कैसे नुकसान करता है कीट, और इससे कैसे हम नियंत्रण कर हाँ, देखिए बिहार की हेयर कैटरपिलर ये सबसे ज्यादा नुकसान करती है, और पत्ती को ऐसा बना देती है बिल्कुल कंकाल। और ये जो भी कुर्सी फ्री फैमिली की आपकी, चाहे गोभी, सरसों, और आपके बहुत सारी जो परिवार इसके फैमिली हैं, उसको ये बिल्कुल खत्म कर देता। और ये गुच्छों में पत्ती के निचली सतह पर गुच्छों में वो पीले रंग के अंडे देता है, और अंडों से लार निकलते हैं, और सूंडी इस तरह पूरा खेत को कंकाल बना देती है। पत्ती, उसके डंठल सारे पूरे उसको खा जाती है, जिससे उसमें उत्पादन पर भारी नुकसान होता है। तो इसके लिए हम जो इसका प्रबंधन करेंगे, इसके लिए हमको जो ये इमेक्टिन बेंजियोट या स्पाइनोसोड या क्लोरोपाइरोफॉस, इनका अगर हम इसका स्प्रे करेंगे तो हम इससे काफी हद तक इसका हम प्रबंधन कर पाएंगे। जी सर। हाँ। तो ये तो हो गई कीटों की बात। हाँ। आपने कीटों के बारे में बताया, कौन कौन से कीट लगते हैं और इसका कैसे हम इस पर नियंत्रण कर हाँ सकते हैं। इसके अलावा बीमारी, तो एक हाँ। सरसों की फसलों में काला धब्बा की बीमारी होती है, हाँ। तो उसके लक्षण क्या है और उस पर कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं? हाँ, देखिए काला धब्बा जो इसको पर्णचित्ती रोग भी बोलते हैं, और ये क्या, पत्ती पर नीचे में पहले छोटे छोटे से स्पॉट बनेंगे, फिर इसके सफेद रहेंगे, फिर ये पूरे इसको ब्राउन कलर के हो जाएंगे, और पूरी पत्ती पर तेजी से फैल जाएंगे, और पत्ती क्या होगा, थोड़े दिनों में वो उसकी मुरझा जाएगी, और फिर ये सूख कर गिर जाएगी। तो इसके हम रोकने के लिए जो सीड ट्रीटमेंट करें, मेजेक्टिल से हम इस 6 ग्राम पर ग्राम से करेंगे तो इसका हम वो कर लेंगे। दूसरा हम इसमें ये क्या करो, जेडेथर या मैनकोजेब, उसका स्प्रे करेंगे तो हम काफी हद तक इसको कंट्रोल में ले लें। ये तो हो गई काला धब्बा की बात। हाँ। अब एक बीमारी सरसों की फसल में जो लगती है वो है सफेद रतुआ। तो उसके लक्षण क्या हैं और उसकी रोकथाम कैसे? हाँ, देखिए सफेद रतुआ जो इसके पत्ती पर पहले तो नोक के, मतलब ये पिन के आधार के छोटे छोटे से स्पॉट्स दिखाई देंगे, फिर ये धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, और पूरी पत्ती का क्या हुआ, फपोले, बड़े बड़े फपोले से पड़ जाएंगे, और पत्ती क्या हो जाएगी, पूरी फट जाएगी। फटने से क्या होगा, पत्ती का पूरा क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा, और इससे जो फोटोसिंथेसिस क्रिया रुक जाएगी, और जिससे हमारा उत्पादन भी फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए हम जो आप ये है कि इसको मैनेजमेंट करने के लिए मैनकोजेब का स्प्रे करें, या हमको प्रोपेगिजोनोल, उसका भी जो फंजीसाइड है उसका स्प्रे करेंगे तो हम काफी हद तक इसको कंट्रोल में ले सकते हैं। जी सर। हाँ। तो 2 बीमारियां और जिसके हाँ। बारे में मैंने पढ़ा, एक मृदुरोमल आसी था और चूर्णल आसी था, तो इसके बारे में भी, इसके लक्षण क्या हैं और रोकथाम कैसे करेंगे? मृदुरोमल या डाउनी मिल्डी, इसमें भी देखिए पत्ती के निचले हिस्से पे या ऊपर के हिस्से पे, दोनों हिस्से पे क्या होता है, पहले तो छोटे छोटे से धब्बे पड़ेंगे, फिर ये धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, वायलेट बैंगनी रंग के, और फिर क्या होगा, बढ़ जाएगा, पूरी पत्ती को ये ग्रसित कर लेता है। तो इसको हम क्या करें, रोकथाम के लिए हम इसको क्या करें, इसमें डाइथेन एम्पर या मेटक्सिल उसके 6 ग्राम पर केजी के हिसाब से अगर हम इसको सीड को उपचारित करें। दूसरा जो हम इसमें स्प्रे डाइथेम Z78 या
कार्बनडाजिम का अगर हम स्प्रे करेंगे तो काफ़ी हद तक वो हम कंट्रोल कर लेंगे। दूसरा जो हमारा पाउडी मिल्डी भी देखिए सब इसमें सरसों की फसल में सारे भाग पे उसके, चाहे वो उसका फूल, पत्ती, चाहे उसका फलियाँ, सब पे प्रभाव पड़ता है और ये सफ़ेद रंग का चूर्ण पूरे इसमें फैल जाता है। पूरी पत्ती कैसी दिखाई देती है, सफ़ेद कलर की। अगर हम इसको समय से कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा उसका, मान लिया पौधे का अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे उत्पादन पर फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए जैसे हमारा पाउडी मिल्डी है, इसके लिए हम जो भी सल्फर, या तो हम सल्फर डस्ट करें या कैराथेन नाम से एक फंजीसाइड आता, उसका 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अगर हम स्प्रे करेंगे तो हम इसको पाउडी मिल्डी को या सफेद पाउडर को रोक सकते हैं। तो आपने जाना कि सरसों की फसल में कौन कौन से कीट लग जाते हैं और कौन कौन सी बीमारी लग जाती हैं जो कि हमारे उत्पादन में फर्क डालती हैं, हमारी उत्पादकता कम होती है, हमें जो है नुकसान हो जाता है। तो ये तो बातचीत हो गई, लेकिन हमारे MIT में सरसों की फसल है भी। हाँ, तो मैं चाहूंगी कि सर चलें मेरे साथ में, हाँ, और आप लोगों को दिखाएं कि कौन कौन से कीट या किस तरह के कीट जो है सरसों की फसल में लग जाते हैं और कैसे सरसों की फसल आपको नजर आती है। तो चलते हैं जरा, चलिए मेरे साथ। ठीक है सर। हाँ, ये देखिए हमारा जो मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो हमारे स्टूडेंट, एक हमारे यहाँ होता है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, PCP इसको बोलते हैं, और इसमें जो स्टूडेंट बच्चे अपने आप ही जो उत्पादन करते हैं, जैसे रबी क्रॉप में और ख़रीफ क्रॉप। रबी में जैसे गेहूँ बो दिया या सरसों, खरीफ में ऐसे ही धान या दूसरी फसलें। इस बार जो हमारे स्टूडेंट्स BSc एग्रीकल्चर के थर्ड सेमेस्टर के बच्चों ने जो सरसों लगाई है, और ये सरसों की जो PM30 प्रजाति है, और ये हमारे 15 नवंबर के आसपास बोई गई थी। और इसमें देखिए आप कितनी अच्छी फसल कर रही है, और इसमें हमने ज़्यादा वो नहीं किया। अब देखिए फ्लावरिंग स्टेज, ये जो फूल वाली स्टेज आ गई, इस समय पर इसमें महू एफिड लगेगा, और एफिड सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। एफिड क्या होगा, इसके जो फूल इससे और फली जो भी होगी उसका रस चूस लेगा। रस चूसने पर क्या होता है, ये इसमें जो माउथ पार्ट पियर्सिंग एंड सकिंग होते हैं, इसका जो एक्सक्रीटर निकाल देगा। इससे क्या होगा, तो फंगस ग्रो हो जाएगी, और फंगस होने पर ये पूरी आपकी पत्ती और आपके फलियाँ काली पड़ जाएंगी, और वो क्या होगा, ना तो उसमें दाने बनेंगे और वो नीचे गिर जाएंगी पूरी। तो आप ये देख रहे हैं इस तरह भी इसमें ज़्यादा बीमारी और अभी इसके थोड़ा नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये अब इसमें थोड़ा सा शुरू हो जाएगी। तो ये आप देख रहे फसल की हमारी PM30 वैरायटी थी, और बड़ी अच्छी वैरायटी खड़ी है। हाँ जी, जैसे हमने इसमें कुछ बताया था आपका, जो डाउनी मिल्डी या इस तरह के जो पाउडी मिल्डी आप देख रहे हैं, देखिए इसमें यहाँ पर शुरू हो गई है। पाउडी मिल्डी का देख रहे हैं तो यहाँ से किनारे से सफ़ेद सफ़ेद से कलर का वो शुरू हो गया, और ये क्या होगा, पूरे पत्ते पर फैल जाएगा अभी किनारे से। इसी तरह हमने जो इसमें बताया था डाउनी मिल्डी में देखिए इस तरह के लीफ पर, पत्ती पर वो होते चले गए, इसमें चकते से पड़ गए। पहले स्पॉट छोटे से थे, फिर ये धीरे धीरे बढ़ते हुए गए, और ये देखिए पूरी पत्ती इसने डैमेज कर दी। और इस तरह आप देख रहे हैं इस पार्ट में जो हमारा डाउनी मिल्डी का जो प्रकोप है, जिससे हमारी फसल को ज़्यादातर नुकसान पहुंचाने की पूरी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा इससे। तो ये हमारी कुछ बीमारियां हैं जो इससे हमारे अभी तो ज़्यादातर डाउनी मिल्डी, थोड़ी सी पाउडी मिल्डी, अभी जैसे इसका आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ये भी देखिए डाउनी मिल्डी का प्रकोप इसमें लग रहा है। पहले धीरे से वो आया था, फिर इसमें पूरे इसमें बढ़ गया है, तो इससे स्पॉट इसमें तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो आप इस तरह हम देख रहे हैं फील्ड में अभी ज़्यादातर तो इसमें थोड़ा सा जहाँ पर पानी या बरसात होगी जैसे, उस पर पाउडी मिल्डी का ज़्यादा वो आएगा, और इसका एफिड का जो महू कीट का जो वो आता है, जब मॉइस्चर होती है और बादल छाए रहते हैं और कई दिन तक बरसात होती है, तब महू जो कीट का ज़्यादा प्रकोप रहता है इसमें। तो ज़्यादातर हमारा जो नुकसान है हमारा महू कीट से होगा इसमें। तो उसी के लिए हमने जो पहले बताया, जो रोकथाम के लिए इसमें वहाँ पर बता चुके डाइमिथियोट या इमिडाक्लोरोपिड, या इसमें क्राइसोपल्ला कार्निया, कोक्सिनेला, या दूसरे हमारे सिरपिड फ्लाई, उसको अगर हम छोड़ देंगे तो वो मायू को 100% उसको
मैनेजमेंट कर लेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसी वो सरसों की फसलें थी और सर ने सब कुछ बताया कि कैसे उसमें कीट लगते हैं, कौन कौन सी बीमारियां लग जाती हैं। तो बहुत सारी बातें आज सरसों की फसल के बारे में हुई हैं आप सभी से। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट हमारा पसंद आएगा। वॉइस ऑफ इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब कीजिए बहुत सारे ऐसी ही जानकारी के लिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए। धन्यवाद।